नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज पंच। न्यूज पंच में ना सिर्फ आपको बताएंगे खबर, बल्कि उस खबर की करेंगे पूरी पड़ताल तथ्य और आंकड़ों के साथ ही उस खबर से संबंधित क्या है ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के लिए रुख करेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता का। और आज जिन खबरों पर हम नजर डाल रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। आज न्यूज पंच में हम पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां पर हमने देखा छात्रों का आंदोलन, उसके बाद जो निर्णय लिया गया, उसके बाद एक ही झटके में कई कर्मचारी जो कि बेरोजगार हो गए और वो कर्मचारी अब लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा अब सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कर्नाटक को लेकर, केपीएससी भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर ईडी का एक बड़ा एक्शन आज नजर आ रहा है। कितनी जगहों पर छापेमारी हुई है, किन किन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, विस्तार से इसके बारे में भी जानकारी आपके साथ करेंगे साझा। और साथ ही बात करेंगे भारत टैक्सी की बढ़ती रफ्तार को लेकर भी। जी हाँ, जब हम बात करते हैं सहकारिता क्षेत्र की, कैसे इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं ना सिर्फ रफ्तार अब मिल रही है सहकारिता को, बल्कि शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ खास नया है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। रांची की अगर बात करें तो हमने देखा था यहां पर लगातार छात्रों का आंदोलन नजर आ रहा था, लेकिन अब एक नई परेशानी जो है वो सोरेन सरकार के सामने खड़ी हो चुकी है। सोरेन सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल यहां पर जो निर्णय लिया गया था छात्र आंदोलन के मद्देनजर, उसके बाद जो कर्मचारी हैं अब कहीं ना कहीं वो उनका गुस्सा झेलना पड़ रहा है सोरेन सरकार को। और कैसे, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि वो कर्मचारी जो कि एक ही झटके में बेरोजगार हो गए, उनका कहना सीधा यही है कि हमारा क्या कसूर था। उनके सामने किस तरह की स्थिति है, वो कर्मचारी, वो अभ्यर्थी जो लगातार जिनको नियुक्ति दी गई थी, वो अब लगातार सरकार के सामने यहाँ पर हल्ला बोल कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें, जो नियुक्त उम्मीदवार हैं जिनको नियुक्ति दी गई थी, वो परीक्षा रद्द होने से उनमें नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब उन्हीं अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। अब इन नियुक्त उम्मीदवारों ने मोर्चा खोल दिया है, यानी सोरेन सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रोजेक्ट भवन के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो नियुक्त उम्मीदवार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सोरेन सरकार पर अन्याय का आरोप भी लगा रहे हैं। उनके साथ अन्याय किया गया, अभ्यर्थियों की नौकरी पर अब जो सवाल है वो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। परीक्षा रद्द करने का जो फैसला यहाँ पर लिया गया और इस फैसले को वापस लेने की मांग लगातार यहाँ पर ये जो नियुक्त उम्मीदवार हैं करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम सोरेन से पुनर्विचार की अपील भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए किस तरीके से अब ये प्रदर्शन जो है क्या और ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, किस तरीके से और मुश्किलें जो हैं बढ़ती नजर आएंगी, ये आइए देख लेते हैं। खासतौर से आपको बता दें 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित हुए थे, यानी उनका चयन किया गया था और अब उन्हीं पर जो संकट है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें कई अभ्यर्थी 1 साल से कार्यरत हैं, यानी 1 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, नियुक्ति उनकी हो गई थी और अब एक ही झटके में उनके पास काम नहीं है। विभिन्न सरकारी विभागों में आपको बता दें ये नियुक्तियां जो हैं दी गई थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए परीक्षा रद्द होने से एक बड़ा संकट जो है नजर आ रहा है, जो संकट है बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार जो नियुक्त उम्मीदवार हैं प्रदर्शन कर रहे हैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर और कहीं ना कहीं नौकरियों के भविष्य पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है और इसी वजह से अब इन नियुक्त उम्मीदवारों में भी आक्रोश जो है, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट भवन के बाहर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए ये जो नियुक्त उम्मीदवार हैं सीधा इनका तौर पर यही कहना है, जो कि 1 साल से का समय हो गया है, कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही कि एक झटके में ही इस तरीके से इस तरह का फैसला क्यों लिया गया और सीएम सोरेन जो हैं इस फैसले पर पुनर्विचार करें। इसके साथ साथ और किस तरीके से जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, ये भी आपको बता देते हैं क्या कुछ कहना है इन जो युवा हैं इनका, जो नियुक्त उम्मीदवार हैं उनका। और वहीं दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए, हमने देखा था किस तरीके से जो छात्र आंदोलन के चलते इस तरह का फैसला लिया गया था, लेकिन इन चयनित युवाओं में एक आक्रोश जो है वो सोरेन सरकार के खिलाफ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है इनका, आइए सुनाते हैं आपको। अब हमारे पास ना पीछे जाने के लिए ना कुछ है। एक दिन में अचानक से ऐसा बोल दिया जाता है कि आपकी सेवाएं समाप्त होती है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि चिंताजनक है कि हमारे पास अब ना पीछे कुछ बचा है ना आगे। क्योंकि राज्य सरकार में हम इसीलिए आए थे
हम लोग के पास बेहतर सैलरी थी, बेहतर सब कुछ था, लेकिन हम लोग यहाँ आए क्योंकि अपने राज्य को, अपने मिट्टी के लिए हमको कुछ काम करना था, अपने राज्य के लिए सेवा देना था। सिर्फ हम लोग इस उम्मीद से आया था, लेकिन हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि इकलौते हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी ऐसे हूँ जिन पे पूरा परिवार डिपेंडेंट है। ये सीएम साहब उनको एक बार जरूर से प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं यही आग्रह करूंगा, क्योंकि माननीय सीएम साहब का ही ये वक्तव्य था कि अगर आपके इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास कीजिए तो आपको सफलता मिल ही जाती है। तो हम लोग बहुत ईमानदारी से प्रयास किए थे सर। लगभग 600 से 800 इस नियुक्ति में ऐसे भी लोग हैं जो 4 जगह 5 जगह सर्विस अपनी दे चुके हैं, सेवाएं दे चुके हैं, और ये किसी का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जॉब था। अब बताइए कैसा न्याय है। तो लगातार जो नियुक्त उम्मीदवार हैं भारतीय, उनका कहना यही कि ये किस तरह का न्याय है, ये तो अन्याय है। उनके परिवार कैसे, कई इतने परिवार जिनके सामने एक बड़ा आर्थिक संकट जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरीके से अगर देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं जो आंदोलन है वो भी लगातार जारी है। इस आंदोलन का आज 25वां दिन है, और यहाँ भी हमने देखा कि जो छात्र नेता हैं उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। सीधे तौर पर उनका कहना यही कि अभी छात्रों की जो लड़ाई है वो अधूरी है, यानी आंदोलन लगातार अभी चल रहा है, भले ही अनशन खत्म हुआ है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार वो कर रहे हैं, और सीबीआई जांच की मांग पूरी करनी होगी, और मांग पूरी ना होने तक जो आंदोलन है वो जारी रखने की बात ये छात्र कर चुके हैं। साथ ही छात्र आंदोलन के आगे जो सीएम सोरेन हैं वो हमने देखा था किस तरीके से झुकते नजर आए थे। जेपीएससी और जेसीसी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया, साथ ही टीडीपीएल द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं थी वो भी निरस्त की गई। लेकिन अब दूसरी तरफ भी मुश्किलें जो हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर से जानते हैं किस तरीके से लगातार जो नियुक्त उम्मीदवार हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिवाकर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं सीएम सोरेन की जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ छात्र आंदोलन जो है वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ कई ऐसे परिवार जिन पर आर्थिक संकट जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और उसी को लेकर जो नियुक्त उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, जो बता रहे हैं कि 1 साल से वो कार्यरत हैं, अलग अलग विभाग में हैं, वो भी अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में हर रोज अब नया मोड़ आ रहा है। कल शाम में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, और तमाम जो परीक्षाएं पिछले कुछ वर्षों में टीडीपीएल कंपनी द्वारा जो ली गई है उन तमाम परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी 2014 के बाद से, और रद्द किया जाता है। तो उसके बाद से निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी काम कर रहे थे, जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, उसमें हो सकता है कि कुछ जेन्युइन छात्र भी हो, और बाकी जो अब लगातार झारखंड में आरोप लग रहा है कि किस तरीके से नौकरियां बेची गई है और जो अनियमितता हुई है, उन तमाम तरह की चीजों पर जांच होने का जो विषय है वो लगातार जांच की मांग सीबीआई से की जा रही है इन छात्रों के द्वारा। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि अब वो अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी थे, वो बकायदा जो झारखंड सचिवालय है वहां कल शाम से ही आकर बैठ गए हैं, और लगातार आज हालांकि दोपहर में उन जो सफल अभ्यर्थी थे उनको घुसने नहीं दिया गया उस प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, लेकिन फिर भी आंदोलन अब उनका भी जारी हो गया, और वो लगातार सरकार को प्रति जो है वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो तस्वीरें हैं वो लगातार इस बात का बयां कर रहा है कि जो बारिश के बावजूद छात्र डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल शाम के बाद इस आंदोलन में भी एक तरीके से दुविधा की स्थिति देखने को मिली, दो फार होने की स्थिति। कुछ जैसे देवेंद्रनाथ महतो थे और वहां पर हबीबा थी, इन लोगों ने बकायदा जो कहते हैं भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। राहुल क्रांति ने आज हमारे साथ बातचीत में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो अभी अपना भूख हड़ताल खत्म नहीं किए, बल्कि सरकार की ओर से उनको जबरदस्ती भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ जो वहां पर सविता कुमारी बैठी हुई है, रुपेश पाल बैठे हुए, ये लगातार अभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और दोपहर के बाद जो जेपीएससी और जेसीसी रिफॉर्म मंच है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम लोग बैठक करेंगे और सरकार की तरफ से जो कुछ कल शाम में ऐलान किया गया है उसके पहलुओं को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसका छात्र इंतजार कर रहे हैं, और 20 तारीख को जो सीएम आवास घेराव का जो प्रोग्राम है उनका, उसके बाद ही उस पर वो निर्णय लेंगे। तो फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि पल पल चीजें बदल रही है, और आंदोलन की रूपरेखा जो भी है वो झारखंड में और बदलती हुई दिख रही है। पहले सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा था, जी मुकुल, वो आंदोलन अब सचिवालय तक पहुंच गया है। बिल्कुल दिवाकर, लेकिन अगर देखा जाए पल पल हम कह सकते हैं मुश्किलें यहाँ सीएम सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ आंदोलन हमने देखा किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि अभी जारी है, जो कि लगातार इस बात की भी हम कह सकते हैं स्थिति सामने आ रही थी कि हो सकता है पूरी तरीके से आंदोलन खत्म हो, लेकिन देर रात भले ही जो निर्णय है वो लिया गया हो, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। और दूसरी तरफ एक और जो आंदोलन है लगभग उसकी तैयारी यहाँ देखने को मिल रही है। भले ही वो जो कर्मचारी हैं उनको प्रोजेक्ट भवन में घुसने ना दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन उनका यहाँ देखने को मिल रहा है वो भी कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है सरकार के सामने, सीएम सोरेन के सामने।
देखिए, निश्चित तौर पर सीएम दोहरी जो कह सकते हैं दोनों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पहले से छात्रों का आंदोलन 25वें दिन तक चल रहा था, अब आज से एक नया आंदोलन शुरू हो गया और वो सफल अभ्यर्थियों द्वारा। लेकिन एक सवाल अब ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो सफल अभ्यर्थी दूसरे दूसरे जगहों पर पोस्टिंग जिनकी हो रखी थी, ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, वो एकाएक रांची सब कैसे पहुंच गए? तो ये एक सवाल लगातार अब उठने लगा है कि बाकी क्या किसी के द्वारा बुलाया गया या सरकार के द्वारा फैसला होने के पहले ही इन अभ्यर्थियों को यहाँ बुला लिया गया। तो अब बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ हुआ है, किन वजहों पर यह सब हुआ है, और छात्रों एकाएक जो सफल अभ्यर्थी उनका जुटान कैसे रांची में हो गया। तो ये तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत सरकार जो है वो दोनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक घेराव जो है वो नजर आ रहा है, और ऐसे में मुश्किल ये भी कि करें तो क्या किया जाए और किस तरीके से अब जो मांग की जा रही है, कौन सी मांग पूरी होती है और कौन सी लंबित रहेगी, ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केपीएससी की। जी हाँ, यहाँ पर इस भर्ती घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वेटनरी ऑफिसर भर्ती मामले में ईडी की टीम ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत कर्नाटक और अहमदाबाद में करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी इस मामले में मनी ट्रेल और कथित वित्तीय लेन देन की लगातार जांच कर रही है, और इस पूरे मामले में आरोप है कि अंतिम चयन सूची जो थी, जिसमें नाम शामिल कराने के लिए करीब 80 लाख रुपए तक की मांग की गई थी। हालांकि ईडी अब इसकी जांच में जुट चुकी है, और इसी को लेकर आज क्या कुछ खास एक्शन ईडी का देखने को मिला है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। आपको बता दें, एक्शन में ईडी जो है वो यहाँ नजर आ रही है। केपीएससी केस में लगातार जो छापेमारी है वो की गई। कर्नाटका अहमदाबाद में ईडी की जो रेड है वो यहाँ देखने को मिली है। दरअसल वेटनरी ऑफिसर चयन मामले में ये कार्रवाई की गई है। हमने देखा था वेटनरी अफसर भर्ती मामले में किस तरीके से अनियमितता के आरोप लगाए, और अनियमितता के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, केपीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच फिलहाल ईडी यहाँ पर कर रही है, और इसी के तहत, इस जांच के तहत अगर बात की जाए तो आपको बता दें पीएमएलए 17 के तहत जो छापेमारी है वो आज यहाँ पर की गई है। करीब 21 ऐसे ठिकाने थे जिन पर ही छापेमारी की गई, और साथ ही साथ पेपर लीक और मार्कशीट से छेड़छाड़ के जो आरोप हैं वो भी अभी तक सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कहाँ कहाँ ये जो छापेमारी हुई है, यानी कर्नाटक अहमदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये छापेमारी हुई है, ये भी आपको हम बताते हैं। दरअसल केपीएससी का जो कार्यालय है उस पर हमने देखा, इसके साथ साथ वहाँ पर हमने देखा तलाशी और जब्ती जो है वो की गई। केपीएससी के जो लंबित चेयरमैन थे उनके आवास पर हमने देखा कि वहाँ भी जो छापेमारी है ईडी की तरफ से वो की गई। वहीं केपीएससी के जो सदस्य हैं शांता, उनके घर की जो तलाशी है वो भी यहाँ पर ली गई है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कई ऐसे बिचौलिए जिनका नाम सामने आ रहा था उनके ठिकानों पर भी तलाशी यहाँ पर ली गई है, और आरोप है करीब 80 लाख रुपए की जो लेन देन है वो दिया गया है अंतिम सूची में नाम शामिल कराने को लेकर। तो 21 ठिकानों पर देखने को मिला है जो कि अभी तक छापेमारी की है। फिलहाल हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, क्या कुछ ताज़ा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? आज एक बड़ा एक्शन ईडी का यहाँ देखने को मिला है। तो पहले तो इस मामले में सीआईडी अधिकारी एंट्री हो चुके थे। आज तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कर्नाटका लोक सेवा आयोग और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्तियों के विचार में जो अनियमितता हुआ थी, जो आरोपियों के जगह पर 21 जगह पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर्स ने वहां पे छापेमारी की है। इस छापेमारी में बेंगलुरु की स्थित केपीसीसी कार्यालय है, और निलंबित केपीसीसी अध्यक्ष जो है, केपीएससी अध्यक्ष जो है शिवशंकरप्पा साहूकार, उनका घर, और केपीएससी की जो सदस्य है उनका घर, और उसके साथ साथ बिचौलिया और चयनित उम्मीदवार, इनके घर में अभी ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की है। फिलहाल क्या क्या जब्त हुआ है इसका जानकारी ठीक से नहीं मिला है। तो जो बेंगलुरु के विधानसौदा पुलिस स्टेशन में जो आकांक्षिया थे उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किए थे। 4 केस है, उसमें ओएमआर टैंपरिंग है और मौल्यांकन में इरेगुलरिटीज हुआ है। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और रिजॉर्ट में बैठकर जो चयनित जो उम्मीदवार है जो उन्होंने एग्जाम लिखे थे, और उसके साथ साथ मौल्यांकन में क्या क्या इरेगुलरिटीज हुआ है, इस सब मामलों में अभी ईडी छापेमारी कर चुके हैं। तो इसी मामले को अगर हम देखें तो इसी मामले में जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थियां थे, आकांक्षियां थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप किए थे। जो बिचौलिया जो है, जो केपीएससी की अध्यक्ष जो है शिवशंकरप्पा, उनके तहत वो आए थे। वहां पे मिडलमैन जो है 80 लाख की उन्होंने डिमांड की थी, जो भी उम्मीदवार है जो एग्जाम लिख रहे थे, जो लेकिन सच्चे मायने में जो एफर्ट डाले थे उन लोगों को जो सीट नहीं मिला है। जो है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पास नहीं हुए थे, उन लोगों को सीट मिला है।
तो इसी मुकदमे के लेकर जो आकांक्षियां थे उन्होंने यहाँ पे बेंगलुरु विधानसभा पुलिस स्टेशन में 1 महीने पहले ही उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। तो अभी सीआईडी जांच कर रहे हैं इसी मामले को लेकर, जो पुलिस में एफआईआर जो दर्ज हुआ था, इसी मामले को लेकर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर्स ने यहाँ पे छापेमारी की है। बिल्कुल ज्योति, जाहिर तौर पर जो अहम सबूत हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बिचौलियों का जो नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 80 लाख रुपए का लेन देन, यानी अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए जिस तरीके से बताया गया, जो आरोप है करीब 80 लाख रुपए का जो लेन देन किया गया, क्या इसके चलते जो जिन बिचौलियों का नाम सामने आया है या जो उम्मीदवार थे उनसे किसी तरह की पूछताछ भी अभी सामने आई है? एक्चुअली बिचौली का नाम पहले ही एक बार नाम आया था, उनके नाम कुछ दूसरे कम्युनिटी वो बिलोंग करते हैं, जो कहने में आए हैं कि जो शिवशंकरप्पा है उनके थ्रू वो आए थे, मिडलमैन के उनके थ्रू उन्होंने वो अभ्यर्थियों के साथ बात किए थे, और इसी के सिलसिले जो आकांक्षिया है उन्होंने इसका एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुके हैं, जो बातचीत भी ऑडियो भी रिलीज हो चुका है। तो अभी जो मिडलमैन है उसका भी इंक्वायरी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक को शिवशंकरप्पा जो है उनके ऊपर भी बहुत आरोप है, जो उनके ही रिलेटिव्स को पोस्ट देना हो, या ये जो केपीएससी में जो अक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो केस है डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसी मामले को लेकर अभी सत्र चल रहा है कर्नाटका में, विधानसभा सत्र में इसी विचार को मुद्दे को लेकर भाजपा भी विधानसभा सत्र में बात कर रहे हैं। जो केपीएससी में इतना घोटाला हुआ है, एक बार यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं कहते हैं कि जो शिवशंकरप्पा है, जो केपीएससी की चेयरमैन है, निलंबित चेयरमैन है, वो तो उन्होंने तो बीजेपी के जो कार्यालय था, बीजेपी के टेन्यूर था, उसी वक्त उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट किए थे। तो यहाँ पे हम देखने मिलता है कि पॉलिटिकल वार भी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा, जो उम्मीदवार थे इतने सालों तक मेहनत कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे इंसाफ भी मांग रहे हैं, मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए हमें। बिल्कुल देखना होगा कि ईडी की अब इस छापेमारी में क्या कुछ ज्योति निकलता हुआ नजर आता है, और जो न्याय की मांग की जा रही है आखिर कब तक वो जो न्याय है या जो सच्चाई है इस पूरे मामले की वो निकलती हुई सामने आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब न्यूज़ पंच में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में शहरी परिवहन को लेकर। ये व्यवस्था जो है यहाँ पर अब अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में सहकार से संबंधित विजन के तहत एक नई पहल भी अब सामने आ रही है। सार्वजनिक परिवहन को शहरी गतिशीलता की रीढ़ मानते हुए राइड हेलिंग सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने और ड्राइवर्स को बेहतर आर्थिक अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारत टैक्सी को देश के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके चलते क्या कुछ फायदा जो राइडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको होने जा रहा है, और कैसे इसके चलते हम कह सकते हैं कि जो परिवहन व्यवस्था है एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दें लोगों तक कैसे भारत टैक्सी की जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल 25 जुलाई तक 8 लाख सारथी जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। भारत टैक्सी ने करीब 41 लाख जो ग्राहक हैं वो भी जोड़े हैं अब तक, और आपको बता दें करीब 8 शहरों में जो टैक्सी का संचालन है वो लगातार किया जा रहा है। जयपुर से अगर बात करें हम तो यहाँ पर करीब 30,000 सारथी जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। वहीं जयपुर में ही 7 लाख ग्राहक जो हैं वो जोड़े गए हैं। 7 नए शहरों में इसको लेकर अब इसके विस्तार को लेकर जो तैयारी है वो की जा रही है, और खासतौर से एक लक्ष्य भी है 2029 तक कि देश भर में इसका जो विस्तार है किया जा सके। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सहकार से संबंधी का जो विजन है वो इसमें नजर आ रहा है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए, और 2029 तक देखेंगे एक नया लक्ष्य जो सामने है कैसे इसका विस्तार जो है होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सहकार से संबंधी की कैसे उसके चलते एक नया अध्याय जो है नजर आता है। आप बता दें शहरी गतिशीलता की रीढ़ और सार्वजनिक परिवहन राइड हेलिंग सेवाओं से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है, और साथ ही भारत टैक्सी जो कि पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, और लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से ग्राहक उससे जुड़ते नजर आते हैं, विस्तार उसका हो रहा है। सहकार से संबंधी विजन की एक नई पहल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, और खासतौर से जो ड्राइवर्स हैं, सारथी हैं, उनको स्वामित्व और बेहतर आर्थिक अवसर इसके चलते यहाँ मिल रहे हैं। और शहरी परिवहन को अगर देखा जाए एक नई गति, एक नई दिशा जो है मिलती हुई नजर आ रही है।
साथ ही रोजगार आर्थिक भागीदारी को भी अगर देखा जाए तो वो बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके तहत जो अगर साथी हैं, कैसे ये भारत टैक्सी के आज साथी होंगे, इनके चलते आपको बताते हैं कैसे इसका विस्तार करने की जो पूरी प्लानिंग है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से साथ में नजर आएगा। इसके साथ साथ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको जो है वो भी एक प्रमुख भागीदार के तौर पर हम देख सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जो है वो भी एक बेहतर साथी के रूप में, इसके अलावा कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसको हम देख पाएंगे। साथ ही इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी भी, तो ये भी अब भारत टैक्सी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड की, तो ये भी एक मजबूत साथी के तौर पर। और एक और अन्य साथी की अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की अगर बात की जाए तो वो भी भारत टैक्सी के साथ जुड़ता नजर आएगा। और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है यानी एनसीएल, वो भी अब इसके साथ जुड़ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं साथी जो है, कैसे सारथियों की संख्या बढ़ती नजर आएगी, कैसे इसका विस्तार होगा। और अगर देखा जाए उसी वजह से ज़्यादा संख्या में जो ग्राहक हैं वो इससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। आम लोगों की पसंद कैसे भारत टैक्सी जो है वो बनती नजर आ रही है, ये आपको बता दें, क्योंकि दूर दराज के इलाकों तक आसान पहुंच जो है वो भारत टैक्सी के चलते हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ सहकारिता से डिजिटल मोबिलिटी का जो मेल है वो यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही जीरो कमीशन और यहाँ पर सर्च फ्री जो मॉडल है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। सस्ती और पारदर्शी किराया व्यवस्था जो है उसके चलते ज़्यादा ग्राहक जुड़ रहे हैं। सारथी ही मालिक की अवधारणा यहाँ पर हमें नज़र आती है, जिस वजह से और ज़्यादा सारथी जुड़े हैं। महिलाओं के लिए सारथी दीदी विकल्प भी है, यानी कैसे देखिए वहाँ भी आत्मनिर्भरता नज़र आ सकती है। भारत टैक्सी सारथियों को कई सुविधाएँ हैं, इसमें खासतौर से ई श्रम पोर्टल पंजीकरण की सुविधा की बात की जाए या करीब 5 लाख रुपये तक का जो स्वास्थ्य कवर है वो भी इसमें दिया जा रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं अब यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से भारत टैक्सी का जो विस्तार हो रहा है, और खासतौर से विस्तार इसलिए क्योंकि लगातार लोकप्रियता जो है बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल इसके दो कारण हैं। आप देखें मुकुल, कि एक तो जो सर्ज प्राइस है उससे मुक्ति मिलती है जो भी ग्राहक हैं, और इसके साथ साथ ही जो ड्राइवर है यानी जो सारथी है जो गाड़ी चला रहा है उसको कमीशन नहीं देना पड़ता। ये दो मुझे लगता है कि सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण आप देखें कि तेज़ी के साथ इसका जो विस्तार है वो हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार प्रतिकूल जब मौसम होता है, बारिश होती है या फिर कोई तूफान ऐसी स्थिति आती है, तो ओला उबर जो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं उनकी कीमतों में अचानक से जो इजाफा है वो देखने को मिलता है। आप देखें कि जो 100 रुपये की राइड होती है वो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक पहुंच जाती है। तो जो सर्ज प्राइस है उससे एक तरीके से जो ग्राहक हैं उनको मुक्ति मिलेगी। यही कारण है कि बड़ी तेज़ी से जो ग्राहक हैं वो भारत टैक्सी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि 41 लाख के करीब जो लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं, और 8 लाख के करीब जो ड्राइवर हैं या जो सारथी हैं वो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले आप ओला उबर के माध्यम से कैब बुक करेंगे तो कमीशन देना पड़ता था। तो जो विदेशी ये प्रोवाइडर हैं इनको एक बड़ी रकम हर साल भारत से जाती थी सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में। लेकिन आप देखें कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की दृष्टि से इस ऐप को और इस सेवा को लॉन्च किया, और उसके बाद इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, और तो कम से कम जो सर्ज प्राइस की एक जो बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी उसका भी फायदा होगा, और जो सारथी हैं वो खुद अपने गाड़ी के मालिक हैं तो निश्चित तौर पर कमीशन नहीं देंगे, तो उनको भी एक बड़ी बचत होगी। बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से 2029 तक इसका विस्तार करने की बात कही जा रही है देश भर में, अभी भले ही 41 लाख जो ग्राहक हैं वो जुड़े हों, सारथियों की जो संख्या है जाहिर तौर पर वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। किसी तरह का कोई लक्ष्य अभी तक यहाँ रखा गया है 2029 तक कितने जो ग्राहक हैं वो जुड़े जाएंगे, कितने सारथी इसमें जुड़ जाएंगे? देखिए, लक्ष्य उस तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सहकारिता जो मंत्रालय है वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि जो ख़ास तौर से हमारे टॉप के जो शहर हैं वहाँ इसका तेज़ी के साथ विस्तार किया जाए। करोड़ों की संख्या में हमने देखा है कि मेट्रो शहरों में जो लोग हैं वो कैब की सेवा लेते हैं, तो उनको जोड़ना एक लक्ष्य हो सकता है। और इसके साथ साथ चूँकि सहकारिता मॉडल के आधार पर इसको चलाया जा रहा है, और जो ड्राइवर हैं उनके परिवारजनों तक जो एक रकम है वो पहले से ज़्यादा पहुंच रही है। तो कोशिश यही है कि देश के बड़े बड़े शहरों में जल्द से जल्द इसको पहुंचाया जाए, ताकि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं
वो जुड़ सकें, अपने पैसे की भी बचत कर सकें और जो पैसा ड्राइवरों को मिलेगा उनके परिजनों तक बिना कमीशन के पहुंचेगा। तो यही लक्ष्य है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2029 तक इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया जाएगा और करोड़ों की संख्या में जो ग्राहक हैं वो सीधे सीधे इस भारत टैक्सी से जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, और इसके चलते न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है वो बेहतर होगी और साथ ही आर्थिक रूप से भी एक बड़ा लाभ चाहे ग्राहक हो चाहे सारथी दोनों को मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से भारत टैक्सी का एक बड़ा लाभ जो है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है और 2029 तक ये शायद दोगुना भी हो सकता है। किस तरीके से लगातार ग्राहक जुड़ेंगे, सारथी इससे जुड़ते जाएंगे, जिससे कि एक बेहतर व्यवस्था इस नए भारत में नजर आ सकेगी भारत टैक्सी के जरिए। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।